हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2024 की बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से स्टार्ट हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 22 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, 22 फरवरी 2024 से। और 22 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय का पेपर है, जिसके कई मॉडल पेपर की वीडियो आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। कई मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं और कई और भी प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से 100% प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आप 22 फरवरी को बोर्ड परीक्षा देने जा ही रहे हो, उसके पहले आपकी एक और परीक्षा होनी है, जिसे कहते हैं प्री बोर्ड परीक्षा। और इस प्री बोर्ड परीक्षा का जो मॉडल पेपर होगा वह और जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा वह दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। और प्री बोर्ड परीक्षा के भी अंक आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्री बोर्ड परीक्षा में जो आपको अंक मिलेंगे वो भी जुड़ेंगे आपको जो बोर्ड परीक्षा दोगे उसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्री बोर्ड परीक्षा का भी महत्व है आप सभी के लिए। इसलिए आपकी प्री बोर्ड परीक्षा, जो कि बोर्ड परीक्षा से पहले ही करा ली जाएगी यूपी बोर्ड के द्वारा, मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम इसी पैटर्न पर आएगा पेपर आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं में। तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। मैं तो कहता हूं इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। आप लोगों को प्रश्नों को तैयार कर लेना है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कितना समय मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। अब यहाँ पर निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और निर्देशों को पढ़कर ही निर्देशों को पालन करना है, उन्हीं के अनुसार आपको प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा देनी है। जैसे पहला निर्देश है यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी आपको पेपर मिल जाएगा 15 मिनट पहले ही, यानी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा किस लिए? पेपर को सॉल्व करने के लिए। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगला निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं बा में विभाजित है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों खंड आ में क्या होगा? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर भरना है, कहां पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है? OMR शीट में देना है। कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? OMR शीट पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए आपने दूसरे प्रश्न का आंसर सी वाला विकल्प यानी सी वाला गोला काला कर दिया OMR शीट में, सही ऑप्शन था डी वाला, जल्दबाजी में आपने सी वाले गोले को काला कर दिया। तो अब सोच रहे हैं आप कि मैं इसको इस तरह से काट दूं और इसको काला कर दूं डी वाले ऑप्शन को, तो ये आपको करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए
लिए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। एक बार आपने उत्तर भर दिया ओएमआर शीट में, अब आप इसको ना तो काट सकते हैं, ना ही इरेजर से इसे मिटा सकते हैं, और ना ही इसे व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटा सकते हैं। इसको आपको कुछ भी नहीं करना। यानी यदि आपसे सी वाला यानी जो गलत उत्तर है उस गोले को आपने काला कर दिया, सो कर दिया। इसीलिए आपको ओएमआर शीट को अच्छे से भरना है, तभी आप आंसर भरिएगा जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ, इस प्रश्न में यही विकल्प सही है। क्योंकि यदि आपने एक बार गोला काला कर दिया, उसके बाद आपको याद आ गया कि अरे ये तो गलत हो गया, इसके बाद वाला ऑप्शन सही था, तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी होगी, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्पष्ट लिखा है व्हाइटनर, इरेजर आदि का प्रयोग नहीं करना है। जो गोला भर गया सो भर गया, उसको आपको काटना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, अब मान लीजिए आपको मैं बता दूं, मान लीजिए आपने इसको काट कर यहाँ पर इस गोले को काला कर दिया। सी वाला आपने जल्दबाजी में भरा था, डी वाला सही था, आपने इसे काट दिया या व्हाइटनर लगा दिया, तो आपने डी वाले को कर दिया। अब इसका मूल्यांकन नहीं होगा, ये चीज मानकर चलिए। काटने के बाद जब आप गोला भरोगे दूसरा, तब आपका जो है ये प्रश्न गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है खंड बा, जो कि 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के एवं मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यहाँ पर आप देखोगे आगे लिखा है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में अच्छे से बांध देना है। फिर इसके बाद है अगला निर्देश, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस मॉडल पेपर में इनसे संबंधित प्रश्न यानी दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों से संबंधित प्रश्न मैंने नहीं लिए हैं। अब बारी आती है खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। यदि आप ओएमआर शीट में 20 प्रश्नों का आंसर सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो 20 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे, राइटिंग आपकी अच्छी हो या खराब हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो भी विकल्प सही है उसका चयन करके ओएमआर शीट में आंसर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या था? पहला है विकल्प संविधान, दूसरा है आम जनता, तीसरा है संसद और चौथा है राष्ट्र। तो जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था आम जनता। अब ओएमआर शीट में क्या होगा? ऑप्शन लिखा होगा ए, बी, सी और डी, इस तरह से लिखा होगा और पेपर में भी इसी तरह से लिखा होगा। तो आप कंफ्यूजन में मत आइएगा कि का है तो कौन सा सही होगा या खा है तो कौन सा होगा, गा है तो कौन सा होगा या घा है तो कौन सा होगा। मैंने आपको बता दिया, का अर्थात ए, खा बी, गा सी और घा डी। प्रश्न संख्या 2 है वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, और इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं क्या सुभाष चंद्र बोस जी हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, या सरदार पटेल जी हैं अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, या बाल गंगाधर तिलक जी हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। और इसी पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिया था कि यह जो ब्रिटिश शासन है यह भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हो सका है, और यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें, असहयोग यानी अपना सहयोग देना बंद कर दें अंग्रेजों को, तो 1 साल के भीतर ही अंग्रेजों का यह जो शासन है, ब्रिटिश शासन है, यह ढह जाएगा। तो इसी जो है पुस्तक में इन्होंने असहयोग आंदोलन के
पक्ष में तर्क दिया था। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस दो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? क्या जेनेवा में या न्यूयॉर्क में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। WTO, आप लोग ध्यान देंगे, WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 1939, दूसरा 1942, तीसरा 1914 और चौथा 1998। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था सन 1914 ईस्वी में। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाओ, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए। मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया है कि ये प्रश्न प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है, 1775 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? हारग्रीव्स ने 1775 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? पहला है विकल्प इटली, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा है जर्मनी। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। सबसे पहले संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न संख्या 7 है, संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प संघ, दूसरा विकल्प राज्य, तीसरा विकल्प का और खा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संघ को ही प्राप्त हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 8, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर क्या होगा? क्या 1980 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या फिर 1972 ईस्वी में? भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1980 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है या कोई नहीं? तो भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कोई नहीं है, ये वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 10 हैं? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? चारागाह, भूमि, बागान या खनिज संसाधन? तो इसका उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से भूमि एक ऐसा संसाधन है जो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो भूमि है कैसा संसाधन मेरे प्यारे बच्चों? भूमि प्राकृतिक संसाधन। आप लोग ध्यान देंगे, भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है, यानी इसे प्रकृति ने बनाया है। यह प्रकृति प्रदत्त एक मुफ्त का उपहार है हम सभी के लिए। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार लिखा हो प्रश्न में या फिर लिखा हो सोपानी?
चाहे सीढ़ीदार लिखा हो या सोपानी लिखा हो, खेती की जाती है। विकल्प पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज या अभ्रक? तो इसका उत्तर क्या होगा? लौह अयस्क इज द राइट आंसर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन या जल परिवहन? तो अति दुर्गम स्थानों पर यानी जहां पर कोई भी साधन नहीं पहुंच सकता वहां पर वायु परिवहन के द्वारा, किस परिवहन के द्वारा? वायु परिवहन के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यानी अति दुर्गम स्थानों के लिए वायु परिवहन जो है अत्यंत आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो यहाँ पर आप देखोगे पहला है विकल्प मुंबई, दूसरा विकल्प है कांडला, तीसरा विकल्प है कोच्चि, चौथा है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम ये बंदरगाह जो है देश के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप सभी जानते हैं बिहार, राजस्थान, मेघालय या हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे अधिक है। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? पहला है विकल्प नियमित कार्य, दूसरा बेहतर मजदूरी, तीसरा उपज की उचित कीमत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? पहला है विकल्प है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र दिए गए विकल्पों में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? इसका उत्तर होगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा कृषि को सम्मिलित किया जाता है और उन चीजों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति के करीब होती हैं। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय या राष्ट्रीय व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार? तो जब दो राज्यों के बीच, मान लीजिए उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य के बीच कोई वस्तु का आदान प्रदान किया गया है यानी खरीदी और बेची गई हैं वस्तुएं, तो इस प्रकार के व्यापार को कहते हैं आंतरिक व्यापार। जब एक देश से, मान लीजिए भारत देश और चीन देश, भारत और चीन इन दो देशों से किसी वस्तु का आदान प्रदान किया गया, वस्तुएं खरीदी और बेची गई, तो इस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विदेशी व्यापार कहते हैं या इसे क्या कहते हैं? आप लोग ध्यान दीजिएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लो। प्रश्न संख्या यहाँ पर 21 नहीं है, ये 20 ही रहेगा क्योंकि प्रश्न संख्या 14 मिस हुआ है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मिसप्रिंट है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है? सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक या उपयोग वस्तु? तो एग मार्क जो होता है यह खाद्य पदार्थों के लिए या खाद्य पदार्थ के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों खंड बा के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे 50 अंकों के होंगे, यानी खंड बा 50 अंक का होगा। इसमें वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला है प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका
मुख्य कारण क्या था। 4 नंबर का प्रश्न होगा जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का। अथवा में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन के मुख्य क्या कारण थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, भूक्षरण जिसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन भी कहा जाता है, मृदा अपरदन भी कहा जाता है। इसको रोकने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना और इन्हें तैयार जरूर कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर करना तो आपका फर्ज ही है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। और अथवा में जो प्रश्न है, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा इसके बाद आप देखोगे जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में यानी 150 शब्दों में देना है। चलिए पहला प्रश्न यानी 5वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। प्रत्येक प्रश्न होगा 6 अंक का, जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप का प्रश्न होगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाएगा। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटेन वुड्स ट्विन किन्हें कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 6 नंबर का प्रश्न है यानी छठा प्रश्न है, एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। और अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 7 है, संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सभी प्रश्न तैयार कर लेने हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। और इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 8 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण है। और अथवा में प्रश्न, ये प्रश्न तो आप लोग तैयार जरूर कर देना, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आपको तैयार कर लेना है। वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरणों से समझाइए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर होगा उचित उदाहरणों से समझाइए। इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है और नाम भी लिखना है, जिसके लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, उदाहरण स्वरूप प्रश्न किस तरह के आएंगे, वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, आपको भारत के मानचित्र में भरना है, नाम भी लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, 1 नंबर का प्रश्न। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, 1 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, 1 नंबर का प्रश्न यह भी है। इसके बाद आप देखोगे नौखा, यहाँ पर होगा नौखा, 10 नहीं होगा, आप लोग ध्यान देंगे, नौखा होगा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नागार्जुन सागर बांध, यहाँ पर चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, 1 नंबर का यह भी प्रश्न आएगा। बॉक्साइट उत्पादन केंद्र का एक क्षेत्र और
तीसरा है हैदराबाद नगर, यहाँ पर भी चिन्ह होगा, 1 नंबर का प्रश्न होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को चिन्ह के द्वारा, यहाँ पर भी आप देखोगे चिन्ह बना होगा। और कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, यहाँ पर भी चिन्ह होगा। तो 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 5 नंबर 9 का के अंतर्गत आप देखोगे प्रश्न आएंगे, यानी कुल प्रश्न 10 नंबर के प्रश्न होंगे मानचित्र से संबंधित। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके लिए अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।